नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। साल 2020 में वैसे तो दुनिया भर में कोरोना का कहर रहा, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर देखें तो देश और दुनिया में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए। तो डालते हैं एक नज़र साल 2020 की बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर। सबसे पहले बात नागरिकता कानून को लेकर देश में मचे सियासी बवाल की। मोदी सरकार ने वैसे तो पिछले साल दिसंबर में ही नागरिकता संशोधन कानून बनाया था, लेकिन कानून बनाने के बाद 2020 में इसके खिलाफ ऐसा बवाल मचा कि जिसका असर महीनों तक दिखाई पड़ा। दिल्ली से लेकर बंगाल और असम तक इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन दिल्ली का शाहीन बाग प्रोटेस्ट खासे सुर्खियों में रहा। शाहीन बाग एक तरह से सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रोटेस्ट का एक मॉडल बन गया, जिसकी अगुवाई खासतौर पर युवाओं और बुजुर्ग महिलाओं ने की। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा को जनवरी 2020 में बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया। 6 अप्रैल 2020 को बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन्होंने पद संभाला। अमित शाह के मोदी सरकार में गृह मंत्री बनने के बाद जुलाई 2019 में नड्डा को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव और हैदराबाद के निकाय चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन ने उनके सियासी कद को ऊंचाई दी। साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव और केजरीवाल सरकार की सत्ता में वापसी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा झटका था। नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली समेत देश भर में जनवरी 2020 में प्रदर्शन चल रहे थे। शाहीन बाग प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। इसी मुद्दे पर सियासी बवाल के बीच दिल्ली में फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने दिल्ली फतह करने के लिए अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार दी थी, लेकिन केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। बीजेपी को महज 8 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। केजरीवाल की ये जीत सियासी तौर पर काफी बड़ी मानी गई। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा खासा चर्चा में रहा। 24 फरवरी को ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ भारत दौरे पर पहुंचे। यहां उनके स्वागत में अहमदाबाद के शानदार मोटेरा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया था नमस्ते ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी के लिए स्टेडियम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और काफी गर्मजोशी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया। 2020 में राजनीति का सबसे बड़ा खेल हुआ मध्य प्रदेश में। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे वफादार सिपाही माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के साथ ही उनके गुट के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। इससे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व में एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। तो इस तरह से 2020 की शुरुआत में सीएम कमलनाथ थे, लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और फिर बीजेपी से गलबहियां साल 2020 की शुरुआत से लेकर आखिर तक सुर्खियों में रही। कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी ने सिंधिया को गले लगाया और उन्हें मध्य प्रदेश में राज्यसभा में भेजा। इसके बाद विधायकों के इस्तीफे और मौत के चलते मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव हुए, जिसमें जीत दर्ज कर कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी थी। मगर 10 नवंबर को जब नतीजे आए तो कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटों में से बीजेपी के खाते में 19 सीटें गई और कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 के नतीजों से तय हो गया कि सत्ता में शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। मध्य प्रदेश के बाद कुछ इसी तरह के सियासी हालात
राजस्थान में सचिन पायलट के बगावत के साथ पैदा हो गए थे। पायलट के बगावती तेवर के चलते राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया और देखते ही देखते गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। पायलट ने 25 विधायकों के समर्थन प्राप्त होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत की मुश्किल बढ़ा दी। पायलट के इस रुख पर पार्टी ने कड़ा एक्शन लिया और उन्हें न सिर्फ डिप्टी सीएम बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया। हालांकि इस दौरान गहलोत की जादूगरी कामयाब रही और वो अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। महीने भर बाद ये सियासी संकट टल गया। पायलट ने अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ वापसी की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंदरूनी कलह और इस बीच चुनावों में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी असंतोष का सामना करना पड़ा। अगस्त 2020 में गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के 23 नेताओं का एक पत्र सामने आया। इन नेताओं में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। पत्र में पार्टी नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए गए और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने संगठन चुनाव समेत तमाम मांगे उठाई गई, जिससे पार्टी के अंदर बवाल मच गया। हालांकि बाद में बागी तेवर अपना रहे पार्टी के कई नेता नरम पड़े और फिर कुछ दिनों बाद कांग्रेस की ये अंदरूनी कलह शांत हो पाई। अब बात कृषि कानूनों और उस पर मचे बवाल की। जी हाँ, कोरोना काल में मोदी सरकार कृषि से जुड़े 3 ऐसे कानून संसद से पारित कराने में कामयाब रही, जिस पर अब भी बवाल मचा हुआ है और किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सितंबर में मोदी सरकार संसद में कृषि से जुड़े 3 बिल लेकर आई थी, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित करा लिया गया। मोदी सरकार ने इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा कृषि सुधार करार दिया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वजूद में आए कृषि कानूनों के खिलाफ अब किसान सड़कों पर हैं। वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है और इसे देश के किसानों के हित के खिलाफ बता रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष तो मोदी सरकार का विरोध कर ही रहा है। सहयोगी दल ने भी इसको लेकर मोदी सरकार का विरोध किया। बीजेपी के सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने तो साथ छोड़ दिया। कृषि बिलों को संसद में पारित कराने के मुद्दे पर अकाली दल ने 26 सितंबर 2020 को एनडीए से 22 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। अकाली नेता हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एनडीए में अब आरपीआई समेत कुछ छोटे दल ही रह गए हैं। एलएसी लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव को लेकर 2020 में जमकर सियासी बवाल मचा। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार को घेरने की खूब कोशिश की और साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े रहने की भी बात कही। दरअसल भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इस हमले में भारतीय सेना के एक अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी इलाके में ये झड़प 15 और 16 जून की दरमियानी रात को हुई थी। हालांकि बाद में ये भी खबर आई कि गलवान में हुई झड़प में चीन के भी 50 सैनिक मारे गए थे। कोरोना संकट के बीच 2020 के अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। अक्टूबर 2020 के पहले तक बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की एक तरफा जीत के कयास लग रहे थे, लेकिन तेजस्वी के आक्रामक चुनाव प्रचार और पिता लालू प्रसाद यादव की तरह जनता से उनकी जुड़ने की शैली ने माहौल बदल दिया। 10 नवंबर को जब नतीजे आए तो आरजेडी 75 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई। बिहार की 243 सीटों में एनडीए को बहुमत से सिर्फ 2 ज्यादा 125 सीटें मिली। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। तो इस तरह से तेजस्वी सबसे युवा सीएम बनते बनते रह गए और नीतीश की फिर सत्ता में वापसी हुई। 2020 के आखिरी महीने यानी दिसंबर के शुरू में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव भी राष्ट्रीय मुद्दा बन गया।
निकाय जैसे चुनाव में बीजेपी ने अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं की पूरी फौज प्रचार में उतार दी। हैदराबाद बनाम भाग्यनगर और निजाम नवाब संस्कृति से छुटकारा दिलाने जैसे वादे किए गए और आखिरकार बीजेपी को इसका फायदा मिला और वो 150 पार्षदों वाले निगम में 4 से 48 सीटों पर पहुंच गई। कुल मिलाकर तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये नतीजे काफी उत्साहजनक कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद दिसंबर में पहली बार हुए किसी भी तरह के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। अंतिम नतीजों के मुताबिक बीजेपी को कुल 74 सीटें मिली हैं, जबकि गुपकार गठबंधन को मिलाकर 112 सीटें मिल पाई हैं। गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत कुछ अन्य दल शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से इन चुनावों में काफी जान फूकी गई थी। ऐसे में नतीजों में उसका असर भी दिखा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब बात करते हैं इस साल की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खबरों की। लंबे समय से बीमार चल रहे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 16 सितंबर को अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के काफी करीबी रहे हैं और 2006 से उनके समर्थक भी रहे हैं। आबे के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए हुए आंतरिक मतदान में सुगा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में 377 वोट मिले और अन्य 2 दावेदारों को 157 वोट हासिल हुए थे। आपको बता दें कि जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे आबे ने पिछले 28 अगस्त को घोषणा की थी कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते पद छोड़ देंगे। अब बात दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्रपति चुनाव की। जी हाँ, अमेरिका में नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले से हरा दिया। पेंसिल्वेनिया राज्य में जीत दर्ज करने के बाद जो बाइडेन का अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के लिए रास्ता साफ हो गया। इस राज्य में जीत के बाद बाइडेन को 270 से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले, जो जीत के लिए जरूरी थे। वहीं भारतवंशी सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं। हालांकि चुनाव नतीजों को लेकर यहां जमकर सियासी बवाल मचा और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन ट्रंप को निराशा ही हाथ लगी। हालांकि ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो ये थी साल 2020 की बड़ी राजनीतिक घटनाएं। साल 2020 को कहिए अलविदा और साल 2021 के लिए आपको शुभकामनाएं।